आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम जो ये चैनल है आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स विद रैया रश्मि रंजन। तो आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि आज हम कुछ नया करने वाले हैं। और जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं, आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपका डीएमआरसी, मेट्रो, रेलवे सभी के क्वेश्चन इसमें अभी शामिल होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग यहाँ पे कंसंट्रेट करना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी हैवी हैं। तो देखिए, आप लोग नॉर्मल क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, हम वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से किस यंत्र के द्वारा सॉटूथ वेव फॉर्म उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ऐसा कौन सा यंत्र है, ठीक है, कौन सा डिवाइस है जिसके द्वारा आप सॉटूथ वेव फॉर्म को उत्पन्न कर सकते हैं। सॉटूथ वेव कैन बी जनरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। तो आपको डिवाइस का नाम बताना है, क्या वो सीआरओ से होगा, फंक्शन जनरेटर से होगा, मल्टीप्लायर से होगा, या फिर गैल्वेनोमीटर से होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लायर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको पता है कि वोल्टेज, करंट, ओम ये सब मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर भी नहीं होगा। आपका बचा सीआरओ और फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन जनरेटर होता है। आप सभी को आंसर देना है और सभी लोग बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, ये आपका क्या है, एक फंक्शन जनरेटर है। ठीक है, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, एक फंक्शन जनरेटर है। ठीक है, जो कि आप सभी आईटीआई कॉलेज में देखे होंगे प्रैक्टिकल के टाइम पे। और आपका जो आंसर है, ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन जनरेटर। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो आपका फंक्शन जनरेटर होता है, ये कुछ आपका वेवफॉर्म इस तरह तरीके का क्या होता है, देता है। ठीक है, सॉटूथ की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, सॉटूथ वेवफॉर्म कुछ ऐसा बना होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बना होता है, और इसके कंडीशन थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन इसका जो वेवफॉर्म होता है ये सेम ही रहेगा। कंडीशन देखो ध्यान से, जब आप कैपेसिटर चार्जिंग वाला जो देख रहे हो, तो ये जो आपका कर्व बन रहा है, ये कुछ आपका फंक्शन जनरेटर पे कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि ये कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो वेव फॉर्म आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा रहेगा। तो ये वेव फॉर्म कब आपको दिखेगा, जब आपने सर्किट में 555 टाइमर आईसी का यूज किया है, तब दिखेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 555 वाली कंडीशन के समय में ये वाला वेव फॉर्म देगा। सॉ टूथ आपका ये आइडल वेव फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला तो स्मूथ वेव जो आपका होगा वो फंक्शन जनरेटर देगा, एक आंसर तो आपका ये। और फंक्शन जनरेटर आपको पहचानना है कि ये फंक्शन जनरेटर होता है। ठीक है, दूसरा कि जब आप 555 टाइमर आईसी के द्वारा सर्किट बनाते हो, तब उसका वेव फॉर्म होता है वो किस तरह का दिखता है, तो कुछ ऐसा दिखता है। और जब आइडल कंडीशन में जब आपका वेव फॉर्म होता है स्मूथ, तो वहां पे वो कैसा दिखेगा, कुछ ये दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 तरह का आपका क्वेश्चन बन गया है, आप लोग इसको ध्यान रखना। मेरा मकसद ये है कि ये जो फिगर आप लोग देख रहे हो, ये फिगर देखने के बाद आपको, एक तो आपको जो डिवाइसेस आप यूज करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको आप पहचान सको। दूसरा ये कि जो आप चीजें प्रैक्टिकली कर रहे हो, तो आपको कैसा प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखता है, उसका फिगर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका तीनों यहाँ पे काफी अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे दूसरा दे रखा है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दूसरा में, कैथोड रे ट्यूब के सामने वाली जो सतह होती है, ठीक है, उस सतह पर कौन सा पदार्थ कोटेड होता है, यानी लेपित रहता है, यानी कि विच सबस्टांस इज कोटेड ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द कैथोड रे ट्यूब। बताइएगा कि जो आपका कैथोड रे ट्यूब होता है, उसका जो आगे का पोर्शन बना होता है, वो किस पदार्थ से या किस मटेरियल से लेपित यानी कोटेड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, आर्सेनाइड है, फास्फोरस है, मैग्नीज है और इंडियम है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि हम यहाँ पे जो फिगर लाने वाले उसमें आप लोग देख के बता सकते हो। इससे पहले आप लोग देख लो कि कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका फास्फोरस होता है।
ठीक है, क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। अब यहाँ पे फिगर में देखते हैं, देखो ये आपका कैथोड रे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका पिन डायग्राम अगर देख रहे हो, सॉरी, इसका जो बनावट है तो ये कुछ ऐसा बनावट होता है, इसका इंटरनल फिगर है ये, ठीक है। यहाँ पे ये आपसे क्या पूछ रहा है, सब सरफेस पूछ रहा है ना, ठीक है, सीआरटी का सरफेस, तो सरफेस आपका क्या है, ये होता है इसका सरफेस, ठीक है। कौन सा, ये इसका सरफेस होता है। और सरफेस पे यही तो पूछ रहा है, पदार्थ लेपित होता है, यानी कि इस पे जो कॉटेज रहता है, ये चढ़ा हुआ लेपित रहता है, वो किस मटेरियल का रहता है, तो फॉस्फोर का रहता है, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ से ये चीजें तो आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी, है ना। एक एक फिगर, एक एक चीजें याद रखना। इस पे हमने सारे के सारे नाम भी डाल दिए हैं, आप लोग जिसको भी नाम याद करना होगा आप लोग नाम याद कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फंक्शन जनरेटर किस प्रकार की आउटपुट सिग्नल देता है। फंक्शन जनरेटर अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि फंक्शन जनरेटर में आप वहां पे पूछ रहा था कि स्मूथ वेव, है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फंक्शन जनरेटर किस प्रकार की आउटपुट सिग्नल देता है, तो आपको पता है कि स्मूथ वेव जो होता है मतलब ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर भी है और साइन वेव भी है, तो आपको बताना है स्क्वायर वेव होगा, साइन वेव होगा, ट्रायंगुलर होगा, या ये सभी देता है, ऐसा आपको बताना है। तो आप याद रखना कि जो फंक्शन जनरेटर होते हैं उसमें आपको मल्टी आउटपुट मिलते हैं, ठीक है। मल्टी आउटपुट कहने का मतलब है कि साइन वेव भी होगा, स्क्वायर वेव भी होगा, ट्रायंगुलर भी होगा, ट्रायंगुलर मतलब सॉटूथ वेव जिसको कहते हैं हम लोग, वो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये आपका ऑल ऑफ दिस होगा, इसका आप लोग देखिएगा फिगर। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम हमने डाला है कि कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ से सिग्नल पास करते हैं, फिर ये एम्पलीफाई होते हैं, फिर जहाँ पे भी आपका जो भी फंक्शन होते हैं सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका आउटपुट जो होता है ये आपका आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट में यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका पल्स है, यानी कि स्क्वायर हो गया, ये आपका ट्रायंगुलर शेप हो गया जो कि हम लोग सॉटूथ कहते हैं, और ये आपका साइन वेव हो गया, है ना। कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे ये मल्टी आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। इसमें कोई फिगर नहीं है, फिगर इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू से आपको बताना है। जो सीआरटी होते हैं तो सीआरटी में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तापमान पर संपन्न होगा, मतलब कि सीआरटी है, ठीक है। सीआरटी आप लोगों को पता है कैसा बना होता है, ये सीआरटी कुछ आपका ऐसा रहता है ना। तो इस सीआरटी के बारे में बोल रहा है कि ये जो सीआरटी होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे यानी टेम्परेचर पर काम करेंगे, ये पूछ रहा है आपसे, ओके। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो सीआरटी होते हैं ये आपके कितने डिग्री सेल्सियस पे वर्क करते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन वाला पोजीशन पे। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन वाला पोजीशन होगा ये कितने डिग्री सेल्सियस पे ये वर्क करेगा। तो आपको याद रखना है कि इसका जो डिग्री सेल्सियस होगा कितना होगा, 800 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सी आंसर है वो सही हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखना, और आज जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, पूरे लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपका रेलवे लोको पायलट वगैरह सबका हमने इसमें कॉम्बिनेशन कर दिया है क्वेश्चन का। आप लोग याद रखना कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 800 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सीआरओ की संवेदनशीलता इसके डैश के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि सीआरओ का जो सेंसिटिविटी होता है उसको आप लोग किसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। तो आपको बताना है कि ए में दे रखा है वर्टिकल एम्पलीफायर होगा, या फिर हॉरिजेंटल एम्पलीफायर होगा, स्विप ऑक्सीलेटर होगा, या सीआरटी होगा। तो जो सेंसिटिविटी होता है वो किसके थ्रू आपको मेजर किया जाता है, यहाँ पे ये बोलना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एम्पलीफायर लगे होते हैं जो कि एक वर्टिकल शेप के होते हैं और एक हॉरिजेंटल शेप के होते हैं, ओके। और एक ऑक्सीलेटर लगा होता है। तो सीआरटी तो आप जानते हैं कि सीआरओ का मेन पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ये बताना है आपको। तो आप सभी लोग गेस कीजिएगा कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा,
ठीक है, इसका फिगर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से और अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ पे दो प्लेट या यूज किया जाता है, ठीक है, दो प्लेट का यूज करते हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक होता है आपका ओरिजेंटल प्लेट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है वर्टिकल प्लेट होता है, ठीक है। तो जब भी आपका यहाँ पे क्या होता है, और ये किसके थ्रू काम करता है, जो आपका फोक्सिन एनोड रहता है ना, इससे आगे रहता है, इसके थ्रू ये क्या करता है, काम करता है, और यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका पास करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पास करता है, जो स्क्रीन से टकराता है, फिर हमें यहाँ पे प्रतिबिंब मिलती है ना। तो यही बोल रहा है कि सेंसिटिविटी होता है उस, हम लोग उसको चेक करने के लिए कौन सा डिफ्लेक्शन प्लेट का यूज करते हैं। तो याद रखना हमेशा कि ए का यूज करते हैं, वर्टिकल प्लेट मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है, ये हमेशा सेंसिटिविटी दिखाता है, किसका, आपका सीआरओ का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से दे रखा है। बूलियन बीजगणित के अनुसार आपको बताना है ए प्लस बी, ए प्लस ए, 1 प्लस बी 1 प्लस सी के रूप में सरलीकृत किया जा सकता है, यानी कि बूलियन अलजेब्रा 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी कैन बी सिंप्लीफाइड। अब सिंप्लीफाई करना है बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू। तो एक चीज ना याद रखना, देखो ये तो 1 होता है, और आप जानते हो कि अल्फाबेट जितने भी होते हैं तो अल्फाबेट के जगह पे आपका अल्फाबेट नहीं लिखाता है, ठीक है, या तो यहाँ पे डिजिट लिखाएगा 0 या फिर लिखाएगा 1, ये दोनों डिजिट आपका यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। और ये तो प्लस कर रहा है, मतलब कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका और गेट को, ठीक है, और गेट को रिप्रेजेंट करेगा। और गेट का मतलब हुआ कि यहाँ पे चाहे वो 1 होगा या फिर 0 होगा, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए जो दे रखा है, 1 प्लस ए, ठीक है। अगर आप ए के जगह पे 0 रखो या ए के जगह पे 1 रखो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। डॉट है ए प्लस बी। अब जानते हो कि डॉट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मल्टीप्लाई करेगा किसी भी नंबर को। तो ए प्लस बी यानी कि ए और 1 प्लस बी, तो ये हो जाएगा, ये इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा, ओके। अब यहाँ पे चलना, 1 प्लस सी अगर आप लोग करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ये डॉट है, यानी कि बीच में क्या है, डॉट है, तो सबके बीच में आप डॉट लगा सकते हो, यहाँ पे ये वाला डॉट डॉट, और ये आपको रिप्रेजेंट कर दिया किसको, एंड गेट को, है ना, एंड गेट को। अब आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 1, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है। आप लोग को बस वैल्यू पता होना चाहिए, और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट, ये तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर देखना है और आंसर क्वेश्चन देखना है, आंसर टिक करना है, लेकिन ये तो समझाना था इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके बताया है। तो जब भी इस तरीके का आपका क्वेश्चन आए ना, तो उसका आंसर आप लोग को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डॉट है या प्लस है, अगर ये चीजें जान गए तो इजी वे में तुरंत ही आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका इस तरीके से क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, गेट से रिलेटेड है। तो गेट, वैसा गेट जिसका आउटपुट लो हो, यानी आउटपुट लो कहने का मतलब क्या होगा, 0, ठीक है, और सभी इनपुट हाई हो, सभी इनपुट क्या हो, हाई हो, तो आपको बताना है कि वो कौन सा गेट होगा जिसका आउटपुट में लो आता है, चाहे वो इनपुट आपका क्या हो, हाई हो। तो बताइएगा कि क्या वो नैंड गेट में होता है, नॉर में होता है, और में होता है, या फिर एंड गेट में हो। एंड गेट में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब भी आप दो डिजिट को जोड़ोगे, जीरो सॉरी गुना करोगे 0 और 1 को, तो यहाँ पे आने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। और गेट में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जब भी और गेट में जोड़ोगे घटाओगे तो वहाँ सॉरी जोड़ोगे तो क्या आएगा, वहाँ पे हमेशा इनपुट अलग ही आएगा, ठीक है। एंड गेट में भी सेम नैंड गेट का जस्ट अपोजिट होता है ना। अब बच रहा है नॉर गेट। चलिए देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। यहाँ पे देखो ट्रूथ टेबल दिया हुआ है नॉर गेट का। नॉर गेट का हमेशा जो आपका आता है ना आउटपुट, वो क्या होगा, यहाँ पे 1 से कम ही आएगा, है ना। जब इसका क्या होता है, इनपुट आपका क्या होता है, हाई होता है उस कंडीशन में, ओके। तो देखो ए हो गया, बी हो गया, और ये क्यू जो होता है इसका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू अगर हम देखेंगे तो ए का वैल्यू आपका क्या है, 0,
और बी का वैल्यू 0, यानी कि आपने ए पे क्या रखा है 0 और बी पे भी क्या रखा है 0, तो इसका जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आउटपुट लो होना चाहिए ऐसा बोल रहा है इनपुट हाई की कंडीशन में, लेकिन देखो ये फॉलो नहीं कर रहा, ये तो लो है, लो के कंडीशन में ये हाई हो रहा है, ठीक। लेकिन जब आप इस कंडीशन में देखोगे तो एक इनपुट इसका क्या हाई है और एक इनपुट इसका क्या है लो है, इस कंडीशन में इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है लो आ रहा है। फिर यहाँ पे भी यही हाल है ना, एक हाई है एक लो है, तो इसका भी आपका क्या है, लेकिन हाई कंडीशन में है, किस कंडीशन में है इसका इनपुट हाई के कंडीशन में, तो हाई की कंडीशन में है और इसका आउटपुट क्या आ रहा है लो आ रहा है। आप देख सकते हो ये किसका है नॉट गेट का है, तो याद रखना इसका जो आंसर होगा ये हमेशा क्या होगा नॉट होगा। किस कंडीशन में, जब लो आउटपुट होगा, अगर सभी इनपुट आपके हाई हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है निम्न में से किसका प्रयोग करके रिंग ऑक्सीलेटर का कार्य किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है निम्न में से किसका प्रयोग करके आपका रिंग ऑक्सीलेटर का कार्य किया जा सकता है। रिंग ऑक्सीलेटर मतलब हो गया यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो आपका ऑक्सीलेटर होता है ना, ठीक है, ये कुछ आपका ऐसा बनता है, देखो रिंग मतलब क्या हुआ अंगूठी के डिजाइन का, तो ये कुछ आपका ऐसा दिखता है। अब आपको आंसर बताना है कि और गेट कैटेगरी, यानी कि और गेट को आप श्रेणी में जोड़ेंगे तब बनेगा, एंड गेट को अगर श्रेणी में जोड़ेंगे तब बनेगा, या फिर इन्वर्टर की सम संख्या वाली श्रेणी यानी इवन नंबर जब आप क्या करते हो इन्वर्टर सीरीज में जोड़ते हो तब, या फिर ऑड नंबर वाली जब आप सीरीज में इन्वर्टर को जोड़ते हो तब, ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। कब रिंग ऑक्सीलेटर को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है, किस तरीके से आप लोग रिंग ऑक्सीलेटर बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखो हमने क्या बोला है कि आपको क्या करना होता है, इन्वर्टर को ऐसे जोड़ना होता है किस में, ऑड नंबर में। तो देखो 1 2 एंड 3, ये तो हो गया 1 2 एंड 3, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये कितने में ऑड नंबर में आ गया। अभी रिंग ऑक्सीलेटर को गेट के अनुसार कैसे जोड़ते हैं, यहाँ देखो ये आपका कौन सा गेट है नॉट गेट है ना, नॉट गेट है, और किस में आपका जोड़ना है ऑड नंबर में, तो 1 2 3। अब ये 1 2 3 है, अब ये भी जब आप इसको जोड़ते हो तो यही कहलाता है आपका रिंग ऑक्सीलेटर, ठीक है, क्या कहलाता है रिंग ऑक्सीलेटर कहलाता है ना। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, इसे हम लोग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखना दूसरा आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा कि रिंग ऑक्सीलेटर को हम किस और नाम से जानते हैं, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जानते हैं, और रिंग ऑक्सीलेटर बनाने के लिए 3 नॉट गेट का यूज करते हैं, और वो भी जब आप क्या करते हो सीरीज में, ठीक है, क्या करते हो सीरीज में आप उसको लगाते हो, ठीक है। यहाँ से ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत सालों से क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आपका रेलवे में डीएमआरसी में जेएमआरसी में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैंने सबको यहाँ पे मिक्स करके दिया, और इसी तरह से और कंटिन्यू क्लासेस चलेगी, इसी तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि आरएलसी परिपथ 6 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है इसका 8 ओम, यानी कि आपका इसमें आरएलसी एक परिपथ है, ठीक है, क्या है आरएलसी एक परिपथ है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका है आर और ये है आपका एल, तो ये परिपथ है आपका सर्किट है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है जिसमें प्रतिरोध यानी कि आर का जो वैल्यू है वो कितना है 6 है, ठीक है, और जो एल का वैल्यू है वो कितना है आपका 8 है। तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है इम्पीडेंस निकालना है टोटल का, ठीक है, इस सर्किट का इम्पीडेंस निकालना है। इम्पीडेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, तो पहले इम्पीडेंस निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल इम्पीडेंस को हम लोग क्या कहते हैं जेड कहते हैं, ठीक है।
जेड कहते हैं। अब जेड को अगर हम लोग इम्पिडेंस कहते हैं तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है तो उसको आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर कर दिए और प्लस में हो जाएगा आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं रूट में। अब रूट में करेंगे, रूट में करने के बाद इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 6 है तो 6 का 36 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 का आपका 36 हो जाएगा। और प्लस में देखो 8 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 यानी 64 हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 100 को अगर बाहर निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हटेगा, 100 का बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा 10। और यहाँ पे इम्पिडेंस है और इम्पिडेंस को हम लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, ओम में आ जाएगा। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 ओम। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी अगर आपसे यहाँ पे ना मैंने क्वेश्चन देखा था फेजर डायग्राम आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो जब यहाँ पे आर एल सर्किट की बात करेगा उसका फेजर डायग्राम अगर आपसे पूछेगा तो फेजर डायग्राम आपका क्या होता है, कुछ ऐसा दिखता है ना, आपका फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो होता है ये वोल्टेज और जो रेजिस्टेंस होता है इसका डायरेक्शन आपका क्या रहता है, सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, लेकिन ये जो चलता है ना आपका, ठीक है, ये जो आपका एल है तो आपका ये एल कहाँ पे बनता है, 90 डिग्री पे जाके बनता है। ठीक है, तो फेजर डायग्राम ये कुछ आपका ऐसा होता है। तो याद रखना कि जब भी फेजर डायग्राम पूछेगा आपसे तो आर एल और एल जो होता है, आर एल, तो ये फेजर डायग्राम इसका होता है और ये इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ग्राफ बनता है। तो आप सभी लोग इसका फेजर डायग्राम भी रखना याद और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी याद रखना फॉर्मूला के साथ में। इसका जो ये सर्किट है, कभी आपका ये सर्किट दे रखा है, यहाँ पे पूछ रहा है आर एल सी सर्किट होगा, आर एल सर्किट होगा, आर एल सीरीज सर्किट होगा, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना ये सीरीज में है ना। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना होगा, फिगर भी उसका फेजर डायग्राम भी। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के प्रभावी मान और औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो एक आपका क्या है, एसी करंट है, ठीक है, एसी करंट है, उसमें आपका क्या बोल रहा है कि आपका जो विद्युत धारा होता है यानी जो करंट होता है और जो आपका विद्युत धारा यानी कि करंट होता है उसके जो प्रभावी मान होते हैं यानी इफेक्टिव वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू होते हैं, जब ये दोनों को आपस में क्या किया जाता है, अनुपात किया जाता है यानी रेशियो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, जो आपका क्या होता है आई आर एम एस होता है, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव मान हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आई एवरेज मान हो जाएगा। जब हम ये दोनों को अनुपात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्म फैक्टर, क्या कहेंगे, फॉर्म फैक्टर कहेंगे। ओके, और इसका जो फॉर्म फैक्टर होता है एसी का फॉर्म फैक्टर, ठीक है, वो कितना होता है, 1.11 होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको क्या कर दिया है, वैल्यू को लिख दिया है, तो आप लोग याद रखना एसी का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11 होता है। और पीक फैक्टर जब साइनसॉइडल का आता है, पीक फैक्टर क्या होता है, 1.414 होता है। अगर डायरेक्ट ऐसे पूछे रूट में तो √2/1 होता है, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1.414 हो जाएगा। तो वैल्यू जरूर याद रखना, पूछता है एग्जाम से। ठीक है, उसके बाद 100 का अगर पीक फैक्टर पूछेगा तो आपका क्या होता है, 100 का √3/1 होता है और इसका वैल्यू आपका क्या होता है, अगर कैलकुलेट करें तो 1.732 हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर होगा यानी कि बी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका क्या वैल्यू होता है पीक फैक्टर का। पीक फैक्टर साइनसॉइडल का अलग होता है, ठीक है, उसके बाद पीक फैक्टर सॉटूथ का अलग होता है, विद्युत धारा का अलग होता है, ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से याद रखना। और जब भी आपका इफेक्टिव वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच का रेशियो पूछे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपका जो वैल्यू होता है उसको जरूर से जरूर याद रखना। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध एसी यानी कि जो आपका प्योर एसी होता है उसका जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका वैल्यू आपको बताना है, तो हमने बताया है 1.11 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्योर एसी के लिए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ देता है कि हाफ वेव एसी का बताओ,
यानी कि AC तो है लेकिन वो क्या है, हाफ वेव में है। तो इसका फॉर्म फैक्टर अगर आपको बताना है तो आपको याद रखना है 1 पॉइंट कितना होता है, 57 होगा। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन अगर कभी आपसे पूछ देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाला, ठीक है, तो कभी कभी इसका जो 1.7 है ना, इसका 1.7 ना करके इसको आपको क्या करता है, राउंड ऑफ फिगर दे देता है। तो 1.6 भी दे सकता है या फिर 1.16 भी दे सकता है। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से याद रखना है इसको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे RLC सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि एक श्रेणी RLC परिपथ का प्रतिबाधा यानी कि जेड की बात कर रहा है, ठीक है, यानी इम्पिडेंस की, और प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ये क्या हो बोल रहा है कि प्रतिबाधा जो जेड है और प्रतिरोध जो आर है के बराबर होने पर, ये दोनों जब आपस में बराबर होते हैं तो वहां पे आपका शक्ति गुणांक का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि RLC सर्किट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सर्किट है कि नहीं। देखो यहाँ पे है ना, ये RLC सर्किट आपका बना हुआ है। ओके, और ये आपका क्या दे रखा है, यहाँ से सप्लाई दे रखा है, AC सप्लाई। ठीक, तो अब आगे देखते हैं कि अगर आपका वैल्यू R यानी कि प्रतिबाधा R और रेजिस्टेंस बोल रहा है, ये दोनों जब बराबर होगा तो अब इसका क्या होगा, पावर फैक्टर कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो किस फॉर्मूला का यूज करोगे ये पहले आपको जानना पड़ेगा। ओके, तो इस फॉर्मूला का यूज करते हो तभी इसका क्या होगा, वैल्यू आएगा, है ना। शक्ति गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, यानी पावर फैक्टर को इसमें क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं या कॉस फाई भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, कॉस फाई कहते हैं इसको। ठीक है, कभी भी आपसे ऐसे पूछ दे पावर फैक्टर को हम लोग और क्या कहते हैं, तो कॉस थीटा या कॉस फाई कहते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला यूज करना होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, RLC सीरीज परिपथ की बात कर रहा है तो आपको फॉर्मूला ये वाला यूज करना होगा, है ना। जेड बराबर होता है रूट अंडर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, जहां पे क्या होता है कि आपका जो वैल्यू होता है XC वो बराबर किसके होता है, XL के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है। और जो ये XL होता है और XC होता है, ठीक है, जब आप रेजोनेंस सर्किट पढ़ोगे वहां पे जब इसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि XC बराबर XL का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसको सॉर्ट आउट करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि इस कितना आंसर इसका आएगा। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। आप सभी लोग कैलकुलेट कीजिएगा इसको फटाफट से और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रतिबाधा जेड की बात कर रहा है जो किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। XC का वैल्यू तो आपका ये हो गया, जेड का वैल्यू, आर का वैल्यू आपका स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, जेड बराबर बचा रूट अंडर R²। ठीक है, R², और ये दोनों का वैल्यू आप क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको प्लस करो और इसको 0 करो। ठीक है, 0 का स्क्वायर, तो देखो 0 तो कुछ होगा नहीं, इस R के वैल्यू से और स्क्वायर को क्या करो, काट दो, तो ये हो जाएगा Z बराबर R हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, Z बराबर R हो जाएगा। और पावर फैक्टर जो होता है आपका, है ना, ये जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, पावर फैक्टर यानी कि cos फाई बराबर होगा R बटे जेड होता है। ठीक है, रेशियो में होता है तो ये हो जाएगा रेशियो। और जबकि आपको पता है कि R जेड के बराबर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बट्टे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और ये दोनों को जब हम लोग कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो वैल्यू होगा यानी आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका B होगा। ठीक है, सिंपल है। तो बस आपको वैल्यू पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देख सकते हो कि ये फॉर्मूला भी मैंने आपको डाल दिया है। और XC बराबर क्या होता है, XL के बराबर होता है जिसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को इस
इसको फॉर्मूला और ये फिगर सब कुछ नोट करना अपने कॉपी में और ध्यान से देखना। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, एक श्रेणी आरएल परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा, कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या वो ए आंसर दे रखा है कि आर के पावर स्क्वायर होगा प्लस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर सी होगा, या फिर रूट अंडर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी के स्क्वायर होगा, या फिर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर सी होगा, या फिर नहीं, इसमें से कोई भी नहीं होगा। आरएल सर्किट परिपथ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इम्पिडेंस की बात कर रहा है ना, रेजिस्टेंस की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड कहते हैं, यानी इम्पिडेंस भी कह सकते हैं इसको। ओके, तो बताइएगा कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो आप जानते हो कि जेड बराबर क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर होता है, और प्लस में क्या होता है, एक्स सी का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये किससे मैच कर रहा है, आपका सी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखोगे यहाँ पे फिगर मैंने डाल दिया है, एक सेकेंड आप इसको इरेज करते हैं, देखना यहाँ पे मैंने फिगर डाला है। तो ये जो हो जाएगा फिगर आपका, ये फिगर आर एल का हो जाएगा, और यहाँ पे ये इसका फेजर डायग्राम है। ठीक है, ये कौन सा फेजर डायग्राम है, एल के लिए है, और ये किसके लिए है, आर के लिए है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, और इसी का वैल्यू आपका होता है, जो कि हम लोग इसका अगर पूरा इम्पिडेंस निकालना है इस सर्किट का, तो होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर होता है। ठीक, क्लियर है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ऐसे एसी परिपथ में शॉर्ट होने पर वोल्टेज का मान क्या होगा, यानी कि व्हेन शॉर्ट इन सच अ एसी सर्किट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज बिकम्स, यानी कि जब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो, एसी सप्लाई दे रहे हो कहीं पे, और वहां पे क्या होता है, इस तरीके से शॉर्ट सर्किट अगर हो गया, तो बताइएगा कि इसका जो वोल्टेज होगा वो कैसा होगा, हाईएस्ट होगा, मिनिमम होगा, इन्फिनाइट होगा, या फिर जीरो होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट होता है तो उसका जो वोल्टेज होता है ये न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये करंट का बात करेगा अगर, ठीक है, तो करंट यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग का क्या दे रखे हो आपने, वोल्टेज दे रखा है, करंट आपका क्या है, एक्सिस है। ठीक है, तो लेकिन इसका भी एक क्या है, लिमिट हो गया है ना, क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, अप डाउन करते रहेगा। ओके, तो ये जो आपका दे रखा है, ये इसका कितना सेकेंड का है, 0.1 सेकेंड का वैल्यू है। ठीक है, जो कि करंट है। उसके बाद जैसे ये शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये जो आपका गैप दिख रहा होगा, ये आपका शॉर्ट सर्किट का टाइम है। ओके, जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। लेकिन जब आपका करंट की बात अगर पूछेगा तो करंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा। तभी तो आप लोगों को क्या होता है, शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से आग लग जाते हैं, या फिर जो भी वहाँ पे चीजें होती है काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो करंट का जब सिचुएशन होगा, जब आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट सर्किट में जो आपका करंट होता है वो क्या होता है, एसी करंट की बात कर रहा है ना, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप सभी को ध्यान रखना होगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आप सभी को पता होगी, लेकिन बहुत लोगों को ये चीजें नहीं पता होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ओके, चलो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत पर विद्युत धारा का विरोध कौन करता है, यानी कि विद्युत धारा का जो प्रतिरोध होगा, यानी कि उसको रोकेगा, अपोज करेगा, है ना। तो अपोज द करेंट इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, जो एक सर्किट होता है, तो बताइएगा कि क्या उसमें प्रतिरोध रुकावट डालेगा, धारतीय प्रतिघात करेगा, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस करेगा, या सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस करेगा, या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस करेगा, या ये सभी उसको रोकेगा, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो एसी की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, ये तो इधर से आपने वोल्टेज दिया,
ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी बना, एनर्जी बनने के बाद यहाँ पे इसको क्या करता है, पास करेगा, यानी कि ये क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, करंट, जब ये करंट पास कर रहा होता है तो बीच में जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये इसको क्या करेगा, रोकेगा। ये रोकने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। तो आप याद रखना कि इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो, इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि जो रोकने का काम करता है वो कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये GIF लगा दिया है, इससे आपको और बेटर समझ आएगा। ओके, तो हमेशा करंट को कौन रोकता है, रेजिस्टेंस रोकेगा। ठीक है, और करंट को पास करने में हेल्प कौन करता है, तो वोल्टेज करता है। जितनी अच्छी वोल्टेज रहेगी उतनी अच्छी करंट आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक एसी परिपथ में प्रयुक्त इंडक्टेंस, एक इंडक्टेंस प्रयोग किया जा रहा है जिसका वैल्यू आपका कितना है, 0.08 हेनरी है। पावर सप्लाई की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ऐसा बोल रहा है ना। तो आप बताइएगा कि इसका जो वैल्यू होगा 25.13 ओम होगा, 15.70 ओम होगा, 29.38 ओम होगा, या फिर 17.53 ओम होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे आप सभी के लिए फॉर्मूला भी यूज कर दिया है, फॉर्मूला देख के आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो। और यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला में पाई है, पाई का भी वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब आप लोग कैलकुलेट करके बताओगे जो इसका आंसर होगा ये क्या आंसर होगा। ठीक है, तो सभी लोगों को ये सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे DRDO में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को काफी अच्छा स्ट्रांग बनाना, और हम इसी तरह से न्यूमेरिकल वगैरह सब लेके आते रहेंगे, आप लोग सॉर्ट आउट करना। ठीक है, तो देखो, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, यानी कि एक्सएल निकालना है। और एक्सएल जब भी आपको बोलता है तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है 2πfl होता है। ठीक, तो यहाँ पे 2πfl है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखो, एक्सएल, ओके चलो एक्सएल रखते हैं, 2 है तो 2 भी रखते हैं। पाई का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 1.314 के। ठीक है, उसके बाद एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है ना, कितना है 50 यानी 50 हर्ट्ज हो गया। उसके बाद यहाँ पे एल का वैल्यू दिया हुआ है 0.08। ठीक है, इसको लिखते हैं, इंटू करते हैं 0.08। ठीक, अब यहाँ पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो सॉल्व करो सभी लोग। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी 2 को और 3.14 को। ठीक, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का आंसर जो आएगा वो आ जाएगा टोटल का 3। ठीक है, 314 इसको सबको सॉल्व कर लो एक साथ ही। 314 पॉइंट हो जाएगा आपका 28। ठीक है, इसका फुल वैल्यू आप लोग डाल सकते हो, 8 भी डाल सकते हो या 6 डाल सकते हो, दोनों वैल्यू आप लोग डाल सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, और इंटू हम लोग करेंगे 0.0 क्या करते हैं, 08 करेंगे। ठीक, अब इसको फिर एक बार और सॉल्व कर लेते हैं सबको, तो यहाँ पे हो जाएगा 25.14 के समथिंग हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ओम में। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा राउंड ऑफ करते हैं, 25.14 के करीब है। यहाँ पे 14 या 13 आ सकता है, यहाँ पे 6 रखना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करना, 6 रखना। ओके, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे 8 भी रख सकते हो, तो समथिंग वही आ जाएगा, 25 समथिंग में आ जाएगा, 13 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 25.13 ओम हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको चाहे इसके जगह पे 8 रखो, ठीक है, 48 रखो, या फिर 46 रखो, दोनों में से कोई भी रखोगे तो आपका आंसर समथिंग यही आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए 15 नंबर क्वेश्चन तक ही करवाना है।
आगे आप लोगों को इसी तरह से कल से कंटिन्यूअसली वीडियो मिलती रहेगी। इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए 2 दिन आपका वीडियो नहीं आ पाया था, बट अब से कंटिन्यू चलेगा। आप लोग प्रैक्टिस में रहना और कंटिन्यू अपनी क्लासेस करते रहना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट, टेक केयर।